किस कन्या से विवाह किया था? कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था। अच्छा मुझे बताओ जरा, नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में। किस तहसील में है ये? थुनाग तहसील में। छोटी छोटी चीजें बेटा हमने कल पढ़ी थी जो आपके एग्जाम के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का कोई भी एग्जाम दे दो यार आप, कोई भी एग्जाम, आई गारंटी कोई भी एग्जाम आप हिमाचल दे दो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो? और जहां पर क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें हमें करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, समझ रहे हो? तभी तो कुछ हो पाएगा इस देश का, आपका भी तभी कुछ हो पाएगा, वरना हम अगले साल भी मिलते रहेंगे, उससे अगले साल भी मिलते रहेंगे, फिर उसके अगले साल जो है आपके बच्चे हमें मामा मामा बोलेंगे, ठीक है जी, समझ रहे हो? तो फिर ये बात है और यही सारी कहानियां हैं। तो कल हमने कोल, किरात, नाग और खश, इनके बारे में हमने पढ़ा था। खशों के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं खशों वाले पॉइंट। हमने पढ़ा था कि आर्यों की तीसरी शाखा जो कहाँ से आई थी? मिड एशिया से होते हुए कहाँ आई थी? हिमालय, कश्मीर से होते हुए कहाँ आई थी? हिमाचल या हिमालय आई थी, जो क्या कहलाई? खश कहलाई। और खशों ने जो है नाग जाति को आते ही हरा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाते हैं, कौन सा? भुंडा उत्सव। कहाँ मनाते हैं? निरमंड कुल्लू में। कितने साल बाद मनाते हैं? 12 साल बाद। किस जनजाति के व्यक्ति की बलि दी जाती है? वेडा जनजाति। वेडा जनजाति किस जनजाति का वंशज है? नागों का वंशज। अच्छा एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, ये जो खश जाति है, ये जो खश जाति है, ध्यान से सुनना है, ये जो खश जाति की मैं बात कर रहा हूं, एक तो इन्होंने नागों को हराया था, तो अगर पेपर में आएगा खशों द्वारा नागों को हराने के विजय के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं? भुंडा उत्सव। लेकिन जब खश आई थी तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आसपास की आदमखोर जातियों को हराया था, जो बहुत आतंक मचा रही थी। आदमखोर जातियां मतलब जो बहुत आतंक मचा रही थी। तो आसपास की जब इन्होंने आदमखोर जातियों को हराया तो इस विजय के उपलक्ष्य में भी कुल्लू के निरमंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बूढ़ी दिवाली। अगर आपसे पूछ लेगा कि बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है तो अपने वाले लिखेंगे बूढ़ी दिवाली निरमंड कुल्लू की प्रसिद्ध है। बूढ़ी दिवाली कहाँ की प्रसिद्ध है? बूढ़ी दिवाली फेमस है कहाँ की? निरमंड कुल्लू की। अगर पूछ लेगा आपसे कि किसकी याद में मनाई जाती है तो लिखेंगे यह है खशों द्वारा आसपास की आदिम जातियों पर विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, और गलती क्या कर देते हैं मैं पहले ही आपको देता हूं, ये आदिम जाति वाला भी खश और वो क्या कहते हैं भुंडा ही लगा देते हैं। गलत नहीं करना है। आदिम जातियों पर जब विजय प्राप्त की थी तो कौन सा? जब आदमखोर जातियों पर जब विजय प्राप्त की थी तो कौन सा? बूढ़ी दिवाली। और जब नागों पर विजय प्राप्त की थी, अच्छा ये जो मैंने आपको कल बताया था कि एक राजपूतों में एक जाति है बेटा कनेत, सुना आपने कनेत? अगर पूछेगा कनेतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी, कनेत कम्स फ्रॉम, कहां से आए थे ये, तो इनकी उत्पत्ति भी खशों से ही हुई है, जिनको आज के टाइम में खौश बोलते हैं, खशिया राजपूत। लिख लो अपने पास, कनेतों की उत्पत्ति भी राजपूतों से ही हुई थी। छोटे छोटे पॉइंट जो हमारे कल रह गए थे उनको कंप्लीट कर लो, फिर अभी हम नया कर लेंगे, नया करेंगे, और फिर आप कोई भी एग्जाम दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हिमाचल का 0 से हीरो लेवल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है बहू भैया। अगर आपने पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, या तो फिर पढ़ो ही नहीं। मैं पहले ही बोलता हूँ पढ़ाई का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, आपको उस संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। जो बच्चे नौकरी ले रहे हैं वो भी गुजर रहे हैं, ठीक है जी। आइए यार आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बेटा बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़े तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि ये जो खश थे इनमें एक प्रथा थी बेटा, इनमें एक प्रथा थी बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। इनमें एक प्रथा थी बहुपति प्रथा, मतलब एक औरत है उसके बहुत सारे पति है। आज भी शिलाई में ये होता है, सिरमौर में एक शिलाई में होता है, ऊपर ट्राइबल एरियाज में बहुत होता है। एक औरत के बहुत सारे पति होते हैं, 4, 5, 2, 4 जितने भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को पापा पापा बोल सकते हैं, मतलब बच्चे, एक ही माँ के बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे पापा हो सकते हैं। मतलब उस बच्चे के तो मज़ा ही है, उस पापा से ही मिलेगा, उस पापा से मिलेगा, वो बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, वो भी देगा, वो भी देगा, सब लोग जो है क्या हो जाएगा, मज़े हो जाएंगे। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बहुपति प्रथा जो है ये किस में विद्यमान थी? खशों में बहुपति प्रथा विद्यमान थी।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब पांडव आए थे, जब पांडव इस क्षेत्र में आए थे, पांडव समझते हो, जब 5 पांडव आए थे, पेपर में आता है कि पांडवों ने बहुपति प्रथा किससे ली थी? तो पांडवों ने भी बहुपति प्रथा खशों से ली थी। और ये मेरे क्वेश्चन नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, कि पांडवों ने बहुपति प्रथा किससे ली थी? तो पांडवों ने भी बहुपति प्रथा खशों से ली थी। सोच लो ये खश कितने पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं। महाभारत बाद में, लेकिन ये पहले है, समझ रहे हो? महाभारत बाद में, लेकिन ये पहले है। डन? लिखो जरा, और लिखेंगे, महाभारत में भी खशों का बार बार उल्लेख मिलता है। कई बार पूछ चुका है कि किस ग्रंथ में खशों का बार बार उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में भी खशों का बार बार उल्लेख मिलता है। आप सभी को मैं बार बार बताता हूँ, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1 लाख श्लोक है। कितनी बार मैं आपको बता नहीं बताता हूँ। इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है जी। महाभारत को अपनी आंखों से जो आपका धृतराष्ट्र है उसको किसने दिखाया था? संजय ने दिखाया था। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ पेपर में जो आती है। ठीक है जी। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है। तो महाभारत में क्या होता है? महाभारत में क्या है? इन कनेतों का बार बार उल्लेख मिलता है। समझ रहे हो? तो ये 4 जातियाँ थी जो हमने कल पढ़ी थी। जिन्होंने नहीं पढ़ी थी उनके लिए एक बेनिफिट और है कि वो पढ़ सकते हैं और फ़ायदा इसका ले सकते हैं। डन? बात समझ आई कि नहीं आई? बताइए जी। आगे बढ़े। आज जो हम मेनली पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे वैदिक टाइम पीरियड, यानी कि वैदिक काल और हिमाचल। वैदिक काल और हिमाचल। आज हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल, यानी कि वैदिक टाइम पीरियड एंड हिमाचल। वैदिक काल और हिमाचल, HP। वैदिक काल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीज़ें पेपर में आती है और आपको करनी पड़ेगी, और कर तभी पाएंगे जब आप क्लास में ध्यान दोगे। ध्यान देना है, टीचरों की बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम आए क्यों हैं इंस्टीट्यूट? सीखने के लिए आए हैं, तो सीख के जाइए बेटा। वैदिक काल। अच्छा बेटा, वैदिक काल मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। तो वैदिक काल किसको बोलते हैं? ऐसा समय जब वेदों का निर्माण हुआ था। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का निर्माण किसने किया था? आर्यों ने किया था। आर्य कौन थी? एक जाति थी। मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको पहले। आर्य कौन थी? एक जाति थी। कहां से आई थी? मध्य एशिया। मध्य एशिया में कितनी कंट्री जाती है? 5 कंट्री जाती है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 कंट्री आती है। मैं सब कुछ करा चुका हूं। तो आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां आए थे? भारत आए थे। क्यों आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। भारत आते आते कितने भागों में बढ़ गए थे? 5 भागों में। भारत में सबसे पहले कहां आए थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैं सारी की सारी चीजें आपको बता चुका हूं, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। समझ रहे हो? मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा बताने में उतना ही टाइम लगेगा। समझ रहे हो? इंडियन हिस्ट्री के टाइम आपको सब कुछ बताना, मैंने आपको बताया था ना, आर्यों का पूरा टॉपिक करवा रखा है। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, और भारत आते आते ये 5 भागों में बट गए थे। बात समझे? अभी बात को समझो, लिखना मत। अब आर्यों की जो 5 शाखाएं थी, उनमें से एक तीसरी शाखा थी। उनमें से एक तीसरी शाखा थी जो कि कश्मीर से होते हुए हिमालय आई। कहां आई? हिमालय। हिमालय मतलब हिमाचल पहले हिमालय का ही तो हिस्सा था। हिमाचल को पहले हिमालय ही बोलते थे। हिमाचल नाम तो 1948 में पड़ा था, कल बताया था मैंने आपको। तो हिमालय आए थे, तो हिमाचल को हिमालय बोला गया इतिहास में। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बोलने, जब था ही नहीं यहां कुछ। समझ रहे हो? तो जब वो हिमालय आई तो वो क्या कहलाई? वो कहलाई खश। कल भी बताया था, आर्यों की तीसरी शाखा जो कि कश्मीर से होते हुए हिमालय आई, वो क्या कहलाई? खश कहलाई। बताया था मैंने आपको। देखिए, जब ये हिमालय आई या जब ये भारत आए, तो ये पहले पंजाब आए। पंजाब से ये मैदानी भागों से भागते भागते कहाँ आए? हमारे हिमाचल आए। अब एकदम से नहीं, ये एक 2 साल की बात नहीं है। ये बात है 100 साल लग जाते हैं, 200 साल लग जाते हैं। इतिहास में कुछ समय का मतलब क्या होता है? कुछ 100 साल, कुछ सैकड़ों साल। समझ रहे हो? क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है। तो
इन्होंने क्या किया, मैदानी भागों से आते आते ये कहाँ पर आने लगे, ये हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश में आने लगे। कहाँ आने लगे, हिमाचल प्रदेश में। अपना सारा सामान, पशुओं को लेकर, अपने देवताओं को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर कहाँ गए, ये हमारे हिमाचल में। इधर देख ले बेटे, कहाँ है, हिमाचल आए। तो जब ये हिमाचल आए, जब ये कहाँ आए, जब ये हिमाचल आए, तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बसने के लिए, मतलब एक जगह पर अगर आपको टिकना है तो पूरी तरह से बसने के लिए इन्हें लगभग 400 साल का समय लग गया। कितने साल का, 400 साल। और मैं नहीं, ये किसी से भी आप पूछ लेना, कम से कम 20 बार पेपर में आ चुका है कि आर्यों को पूरी तरह से हिमाचल में बसने में लगभग कितना समय लगा था। तो लगभग इनको 400 साल लगे थे, तब जाकर ये प्रॉपरली रूप से हिमाचल में इन्होंने अपना बसेरा बढ़िया बना लिया था। 400 साल कम नहीं होते बेटा, आपके जैसे को 8 जन्म लेने पड़ेंगे 400 साल के लिए, अगर आपको 400 साल देखने हैं। ठीक है, देखिए बेटा 400 साल इनको लगभग जो है हिमाचल में बसने में लगे थे। फिर ये हिमाचल में रहे थे, और जब ये हिमाचल में रहे थे थोड़ा ये काम करते गए। लेकिन उस समय हमारे हिमाचल में जो है 3 जातियां ऑलरेडी विद्यमान थी। मैंने बताया था ना कि ये जो खश है, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आर्यों को, आर्य ही खश थे। तो इसका मतलब ये तो बाद में आए थे, इनसे पहले 3 जातियां ऑलरेडी थी, कोल, किरात और नाग। तो इन्होंने जो है तीनों जातियों को इन्होंने हराया था। और जब इन्होंने किरातों को हराया था तो किरात जो है भागकर जो है ऊंचे हिमालयन क्षेत्रों में चले गए थे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये सबसे लास्ट में आए थे। और ये जो आर्य थे बेसिकली जो है इनको हिमाचल में बसने में कितना समय लगा था, 400 साल का। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं और इसको ध्यान से सुनो। पहले कहानी सुनो, फिर देखो पेपर में सवाल किस तरह से आ रहे हैं, पेपर में सवाल कैसे आते हैं। देखो, जो ये आर्य थे, जब ये हिमालय में या हिमाचल प्रदेश में बस रहे थे, उस समय हिमाचल प्रदेश में एक किरात राजा था। कौन सा राजा था? एक किरात राजा था बेटा, और उस किरात राजा का नाम था शांबर। अभी समझो मेरी बात, कौन था? शांबर। कौन था? शांबर। जब आर्य हिमाचल आए थे, हिमालय में बस रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उस समय किरात राजा कौन था? किन्नरों का राजा कौन था? शांबर था। मैं औरों का क्यों नहीं बता रहा हूं, औरों का क्यों बताऊं, जब पेपर में ही आता है। तो उस समय किरात राजा कौन था? शांबर। कौन था? शांबर। अगर याद नहीं होगा 2-3 बार रिपीट करना है। किरात राजा कौन था? शांबर। किरात राजा कौन था? शांबर। अब ये जो किरात राजा शांबर था, इसके पास सतलुज नदी से लेकर, ठीक है जी, सॉरी, यमुना नदी से लेकर ब्यास नदी के बीच, यानी कि मैं आपको ड्रॉ करके बताया, यानी कि कुल्लू वाला क्षेत्र और यमुना कहाँ बहती है, सिरमौर वाला, ये उधर वाला, उत्तराखंड वाला, बहुत सारे क्षेत्र पहले हमारे हिमाचल में थे। तो यमुना और ब्यास और मैक्सिमम पार्ट सतलुज का भी था। अभी समझो मेरी बात, अभी लिखो मत। इसके पास जो है इन तीनों नदियों के बीच जो है इसके पास 99 किले थे। किले समझते हो? जैसे नाहन किला, जैसे मान लीजिए आपका नगरकोट किला, इस तरह से इसके पास 99 किले थे। बहुत प्रॉपर्टी वाला था ये। तो उस समय आर्यों का जो राजा था, उस समय जो आर्यों का बेटा राजा था, अभी समझो बात मेरी, उस समय जो आर्यों का राजा था वो था दिवोदास। कौन था? दिवोदास। आर्यों का राजा कौन था? दिवोदास। आर्यों का राजा कौन था? दिवोदास। किरात राजा कौन था? शांबर। इतनी बात समझ आई? अब ये इसके पास गया और कहता है, क्या कहता है कि भाई कुछ किले मुझे भी दे दे, 8, 10, 15 किले। समझ रहे हो? मैं आपके घर जा रहा हूँ, मैं आपके घर में आया हूँ मेहमान 3-4 दिन के लिए, या 10, 12, 20 महीने भर के लिए, साल भर के लिए आया। अब मैं आपको ये बोलूँ कि यार एक काम करो, आधे कमरे तुम रख लो, आधे मेरे नाम कर दो, फ्री में कर देंगे? कर देंगे? मुझे तो खैर दे भी देंगे, लेकिन औरों को कहाँ देंगे? समझ रहे हो? देखिए, तो ये दिवोदास ने क्या कहा? दिवोदास ने कहा शांबर को कि कुछ किले मुझे भी दे दे। दिवोदास ने कहा कि नहीं, सॉरी, शांबर ने कहा कि नहीं भाई, मैं क्यों दूं भाई फालतू में किले, क्या मतलब है फालतू ये देने की। तो इस तरह से ये छिड़ गया। जब छिड़ गया तो इसने कहा कि प्यार से नहीं देगा तो लड़ाई से देगा। तो दिवोदास और शांबर के बीच
हजारों बार पेपर में आ चुका है, दिवोदास और शांबर के बीच, दोनों के बीच में 40 साल तक युद्ध हुआ था। कितने साल तक? 40 साल तक युद्ध हुआ था। बहुत बार पेपर में आ चुका है। कितने साल तक युद्ध हुआ था? 40 साल तक। कितने साल तक? 40 साल तक युद्ध हुआ था। और एंड में क्या हुआ? एंड में किरात राजा शांबर को मार दिया गया। कहां पर? हिमालय में एक जगह पड़ती है बेटा, उद्ब्रज। बहुत बार पेपर में आती है उद्ब्रज। कौन से जगह पर इसको मारा गया? तो शांबर किल्ड बाय दिवोदास। कहां पर? उद्ब्रज। उद्ब्रज हिमालय में जगह पड़ती है बेटा, समझ रहे हो? अब देखो इस चीज का फायदा क्या हुआ। अगर उस टाइम किले दे देता, इतना लंबा संघर्ष भी नहीं चलता। खैर ये भी बोलता है जो हारा नहीं, जो हारा वही जो लड़ा नहीं। तो ये तो लड़ा, बेचारा लड़के मर भी गया था, लेकिन बाद में तो दिवोदास को ही देना पड़ेगा सब कुछ, समझ रहे हो? देखो आर्य बाहर से आया था, यानी कि दिवोदास तो बाहर के लोग थे, ये तो मैन यहीं के लोग थे, किरात। इनसे पहले क्या आए हुए थे? चाबी किसने दी थी? दिवोदास को चाबी किसने दी कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर? एक व्यक्ति था, ऋषि भारद्वाज। कौन था? ऋषि भारद्वाज। कौन था बेटा? ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज ने क्या किया? चाबी दे दी। किसको दे दी चाबी? किसको चाबी दी? दिवोदास को। कि ऐसा, मतलब एडवाइस दी एक तरह से। यानी कि पेपर में यह सवाल आता है बेटा कि किरात राजा शांबर के पास कितने किले थे? 99 किले। कहां से कहां तक? यमुना से ब्यास सतलुज नदी के बीच 99 किले थे। अगर आपसे पूछ लेगा कि किरात राजा शांबर और दिवोदास के बीच कितने साल तक युद्ध हुआ था? 40 साल तक युद्ध। अगर आपसे पूछ लेगा कि किरात राजा शांबर और आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था, उस समय आर्य राजा कौन था? दिवोदास। या उस समय किरात राजा कौन था? शांबर। अगर पूछ लेगा किरात राजा शांबर का किस स्थान पर वध किया गया था? अगर पूछ लेगा आपसे ऋषि भारद्वाज किसके सलाहकार थे? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको विद प्रूफ एमसीक्यूज दिखा सकता हूं कि ऐसे पेपर में आए हैं। और उस समय आपको हैरानी होगी कि सर हमें तो सारे ही आते हैं। सारे क्यों आते हैं? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको बढ़िया तरीके से, समझ रहे हो? बताइए जी। कहानियों को बेटा जितना आप समझते हुए चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। फटाफट से लिखते जाइए, लिखो जरा। क्या लिखेंगे आप लोग? आर्यों को पूरी तरह से हिमाचल में आर्यों को पूरी तरह से हिमाचल में बसने में 400 साल का समय लगा। कितने साल का? 400 साल का समय लगा। कितने साल का? 400 साल का समय लगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, थोड़ी सी 50 पे चलो। 40 से 10 स्पीड बढ़ा दो 50 पे। लिखो जरा। किरात राजा शांबर के पास यमुना से लेकर ब्यास नदी के बीच 99 किले थे। कितने किले थे? यमुना नदी से ब्यास नदी के बीच 99 किले थे। किरात राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच, किरात राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच 40 साल तक युद्ध हुआ था। और ये पेपर के सवाल है, मेरे नहीं है। कितने साल तक युद्ध हुआ था? 40 साल तक युद्ध हुआ था। अंत में किरात राजा शांबर की दिवोदास ने उद्ब्रज नामक स्थान पर हत्या कर दी या वध कर दिया। उद्ब्रज नामक स्थान पर क्या कर लिया? वध कर लिया। लिख लिया आपने यहां तक? ठीक है जी। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। दिवोदास जो है बेचारा मर गया था। उसके बाद कहते हैं कि आर्यों का एक और राजा आता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आया ये। आर्यों का एक राजा था, ययाति। कौन था? ययाति। कौन था? ययाति। ये जो बेटा ययाति था, आपको पता होना चाहिए। ये जो ययाति था, ये कौन था?
इसने, ये एक ऐसा आर्य राजा था जिसने सरस्वती नदी के किनारे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लिख लो, आर्यों के एक प्रसिद्ध राजा ने, ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। लिख लो, ठीक है जी, सरस्वती नदी के किनारे अपना साम्राज्य क्या किया था? स्थापित किया था। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? किसने? ययाति। नाम थोड़ी अजीब है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी को आपने सुनना है, फिर हम उसको लिखना शुरू करते हैं। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पीएन का एग्ज़ाम दो या एचएस का एग्ज़ाम दो, आप इसको पढ़ के जाइए और हमेशा एग्ज़ाम में बेस्ट करके आइए अपना। देखिए बेटा, अब समय बीतता गया, दिवोदास बेटा बेचारा मर गया था। इसका बेटा था बेटा सुदास। कौन था? सुदास। अब आर्य भी हिमाचल में बहुत सारे हो गए थे। क्यों जी? आर्य भी हिमाचल में बहुत सारे हो गए थे। ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारे आर्य हिमाचल में हो गए थे, ज़मीन दूसरे की हो, खुद की हो तो फ़र्क नहीं, ज़मीन दूसरे की हो तो फिर क्या होता है? दूसरों की ज़मीन, अगर मान लीजिए मैं हूँ और मैं हिमाचल का राजा हूँ, आप सभी आर्य हैं, मैंने कहा कि लो भाई ये ज़मीन तुम्हारी है, इसको तुम मिल बांट के साफ़ कर लो। लेकिन आप में से किसी ने क्या किया? थोड़ा ज़्यादा ले लिया, थोड़ा कम ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा? आपस में आपकी क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप सब आर्य ही हो सकता है कि आप में कोई छोटा मोटा राजा भी हो जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमने कहा कि इसको भी मिल बांट के, इसको भी कम हिस्सा मिला। तो यही बात मैं ये कह रहा हूं बेटा कि दिवोदास का जो पुत्र था सुदास, समय बीतने के साथ इस सुदास का अपने ही कुल के 10 आर्य और इन्हीं के बीच कुछ थे अनार्य। अनार्य मतलब ऐसे राजा जो, ऐसे व्यक्ति जो आर्य नहीं थे, ऐसे राजा जो आर्य नहीं थे, अनार्य। अनार्य मतलब हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, सनातनी भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है जी। सुनो मेरी बात, सुदास का युद्ध अपने ही कुल के 10 आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था। तो जो 10 राजाओं का युद्ध है, इसको संस्कृत में कहा गया था दशराग युद्ध। क्या कहा गया था? दशराग युद्ध। क्या कहा गया था? दशराग युद्ध। तो ये पेपर में आता है, कई बार वन वर्ड्स में भी आता है। दशराग का अर्थ है 10 राजाओं का युद्ध, समझ रहे हो? दशराग का 10 मतलब 10 राग मतलब राजाओं, 10 राजाओं का युद्ध। अगर आपसे पूछ लेगा कि 10 राग युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो 10 आर्यों और अनार्यों और एक सुदास के बीच हुआ था। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अकेले सुदास ने 10 आर्यों और अनार्यों को हरा दिया था, समझ रहे हो? और सुदास विजयी हो गया था और ये वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था। ये वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा कौन बन गया था? सुदास। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि अकेले 10 आर्यों और अनार्यों को इसने क्या कर दिया? हरा दिया। हरा दिया तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? शक्तिशाली राजा बन गया। अच्छा, ये मैं कहानियां खुद से तो नहीं बता रहा हूं, मैंने भी कहीं से बताई है, और जहां से मैंने पढ़ी है उसने भी कहीं से ये जानकारी ली है, और जहां से ये जानकारी ली गई है उसका नाम क्या है? अगर आपसे ये पूछ लेगा पेपर में कि दशराग युद्ध के बारे में किस वेद में बताया गया है, तो किस वेद में बताया गया है? दशराग युद्ध के बारे में बेटा ऋग्वेद में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने पार्ट है? देयर आर 10 पार्ट इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10 मंडल में से 7वें मंडल में, 7th मंडल में बताता है कि दशराग युद्ध हुआ था पूरा का पूरा। और पेपर में ये भी सवाल आता है कि दशराग युद्ध जो है ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये रावी नदी के किनारे हुआ था, क्योंकि उस समय वैदिक काल की बात चल रही है और रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है। उस समय इसको पुरुषणी बोलते थे, इसीलिए एग्जाम में आपके लिए पुरुषणी ऑप्शन देखा जाता है। बात समझ रहे हो? तो फटाफट से मुझे बताइए दशराग युद्ध के बारे में कौन से मंडल में बताया गया है?
किस नदी के किनारे हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? किसकी विजय हुई थी? सुदास। फटाफट लिखेंगे, लिखो जरा, दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था। ठीक है जी, 10 आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था। 10 आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था। लिख लिया बेटा? 10 आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था, जिसके बारे में ऋग्वेद के 7वें मंडल में जानकारी मिलती है। जिसके बारे में ऋग्वेद के 7वें मंडल में जानकारी मिलती है। लिख लिया? लिख लिया? कोई दिक्कत? लिख लिया भाई? कोई दिक्कत? और लिखो जरा, ये लिख लिया ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और लिखेंगे, यह रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी को क्या बोलते हैं? पुरुषणी। अगर आपसे पूछ लेगा कि इस युद्ध में सुदास का सलाहकार कौन था, तो सुदास का सलाहकार था मंत्री वशिष्ठ। सुदास का सलाहकार कौन था? मंत्री वशिष्ठ। ठीक है जी। और 10 अन्य आर्यों और अनार्यों का कहता अदर का, जो 10 अन्य आर्य और अनार्य अदर थे, उनका कौन था? उनका कौन था? 10 अन्य और अनार्य, उनका कौन था? पता आपको? विश्वामित्र। ये पेपर के सवाल है बेटा, मेरे नहीं है। अब पेपर में आएंगे तो मुझे तो करवाने ही पड़ेंगे। अब करवाने पड़ेंगे तभी तो कुछ होगा, है ना? पेपर तभी तो निकलेगा। क्यों भाई मनीषा? निकालना है पेपर? निकालना है। कैसे निकलेगा पेपर? पढ़ के निकलेगा। तो पढ़ो। ये समझ आया यहाँ तक? डन। कर लेंगे। अगर पूछ लेगा वैदिक काल का मोस्ट पावरफुल किंग कौन था? सुदास वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ वैदिक टाइम पीरियड। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं यार, आगे, क्योंकि बढ़ना बहुत जरूरी है। डस्टर किधर गया भाई? डस्टर किंग ले पासा चला गया भाई। आइए फिर आगे बढ़ते हैं यार। आपको समझ आ रहा है? पक्की बात? नहीं समझ आएगा आपने पूछना है। शर्माने वाली कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, शर्मा गए आज, अगर शर्मा गए तो जिंदगी भर फिर आप ध्याड़ी करते हुए नहीं शर्माओगे। ठीक है, आइए यार आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब हमारे पास कुछ वैदिक काल के ऋषि आते हैं, तकड़े लेवल के ऋषि आते हैं। वैदिक काल के जो वेदों के यार तकड़े ज्ञाता थे। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, अगर पूछ लेगा वैदिक काल के जो ऋषि है, अगर आपसे पूछ लेगा कि मंडी को किस ऋषि से जोड़ा जाता है, तो लिखेंगे मंडी को मांडव्य ऋषि से जोड़ा जाता है। किससे? मांडव। तभी तो मंडी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? मांडव्य ऋषि। तो मंडी को मांडव्य ऋषि, कौन सा ऋषि? मांडव्य ऋषि से जोड़ा जाता है। लिख लिया भाई? मंडी को किस ऋषि से जोड़ता है? मांडव्य ऋषि से जोड़ते हैं। बिलासपुर को किस ऋषि से जोड़ते हैं? बिलासपुर को जोड़ते हैं बेटा व्यास ऋषि से। किस ऋषि से? व्यास ऋषि से। ठीक है जी। अगर आपसे पूछ लेंगे कुल्लू के मलाना गांव को किससे जोड़ते हैं? कुल्लू के मलाना गांव को किससे जोड़ते हैं? मलाना गांव को जोड़ते हैं जमदग्नि से। जमदग्नि से। किससे जोड़ते हैं? जमदग्नि से। अच्छा, रेणुका को किससे जो हमारा श्री रेणुका जी, उसको किससे जोड़ते हैं? परशुराम और रेणुका से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? रेणुका को किससे जोड़ते हैं? ये पेपर के सवाल है बेटा कि रेणुका का संबंध किससे है, या फिर ददाहू जो हमारे आसपास का जो इलाका है वहाँ पर उसका संबंध किससे है? तो परशुराम बेसिकली जो है अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, रेणुका क्षेत्र जो है इसका संबंध किससे है? रेणुका माता और परशुराम से है। ठीक है जी। किससे है? रेणुका और परशुराम। अगर आपसे पूछ लेगा कि कुल्लू के वशिष्ठ पानी के चश्मे का संबंध किससे है, तो आप लिख सकेंगे कुल्लू के वशिष्ठ पानी के चश्मे का संबंध किससे है बेटा? ऋषि वशिष्ठ से है। जो कुल्लू का जो स्प्रिंग है, कुल्लू के स्प्रिंग का संबंध किससे है?
और स्प्रिंग का नाम क्या है? वशिष्ठ। स्प्रिंग मतलब झरना। तो कुल्लू के पानी के झरने का संबंध जो है, जो वशिष्ठ है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बेटा ऋषि वशिष्ठ से। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब इनके बारे में तो उतना मेंशन नहीं है बेटा, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे परशुराम, और परशुराम से भी ज्यादा पॉपुलर हुए थे कौन? ऋषि जमदग्नि। तो अपने पास एक हेडिंग डालेंगे बड़ी प्यारी, ऋषि जमदग्नि। क्या डालेंगे? ऋषि जमदग्नि की हेडिंग डालेंगे, क्योंकि पेपर में आती है बेटा। पेपर में आएगी तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी तो नौकरी लगी, नौकरी लगी तो केले बेचने पड़ेंगे। ठीक है जी। आपको तो बोलना भी नहीं आता है, 5 के 2, 10 के 2। ठीक है जी, ऐसे ही सड़े रहेंगे ठेले पे। आइए यार, ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि कैसे लिखते हैं? ऐसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ऋषि जमदग्नि का देखो, जो कुल्लू के मलाना गांव है, नाम सुना है? कुल्लू के मलाना विलेज, जहां पर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हम कुल्लू के मलाना गांव के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हम, क्योंकि क्या नाम है, अभी हम जमदग्नि जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋषि जमदग्नि के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मलाना गांव को भी साइड में रखो। लेकिन इतना समझो आप कि कुल्लू में जो मलाना गांव है उसको जोड़ते हैं ऋषि जमदग्नि से। किससे जोड़ते हैं? ऋषि जमदग्नि। लेकिन बेटा ऋषि जमदग्नि जहां पर रहते थे, जहां पर उनका घर था, अब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मेरा घर थोड़ी है यहां पर तो मैं नौकरी कर रहा हूं। मेरा घर कहाँ है? जहां भी है, धरती के किसी भी छोर पे होगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि ऋषि जमदग्नि जहां पर निवास करते थे, अगर पेपर में ये सवाल आएगा कि उसका नाम क्या है, तो उसका स्थान है बेटा जामू का टिब्बा। क्या नाम है? उस जगह का नाम क्या है? जामू का टिब्बा। यानी कि ऋषि जमदग्नि जिस स्थान पर निवास करते थे, उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है जामू का टिब्बा। क्या नाम है बेटा? जामू का टिब्बा। और हिमाचल का एग्जाम दे रहे हो तो एचपीजी के धड़ल्ले से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। उस स्थान को क्या बोलते हैं? जामू का टिब्बा। क्या बोलते हैं? जामू का टिब्बा। क्या कहते हैं? जामू का टिब्बा उस स्थान को कहा जाता है। और ये स्थान कहां पर पड़ता है? ये स्थान पड़ता है बेटा रेणुका सिरमौर में। कहां पड़ता है ये स्थान पड़ता है सिरमौर के रेणुका में। और ये वही स्थान है, ये जामू का टिब्बा वही जगह है जहां से अगर आप रेणुका झील को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा जैसे कोई सोई हुई स्त्री है। तो इसीलिए रेणुका झील की आकृति कैसी है? सोई हुई स्त्री के समान है। कहां से दिखती है? अगर पूछ लेगा कहां से देखने पर रेणुका झील सोई हुई स्त्री के समान दिखती है, तो जामू का टिब्बा से देखने पर कैसे दिखती है? ऐसे लगता है कि कोई लेडी जो है सोई हुई है, कोई स्त्री जो है बेटा सोई हुई है। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? बताइए जी। अब सुनो मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये रेणुका में रहे थे, इनके साथ ही ऋषि अगस्त, वो भी रेणुकाबाद में आ गए थे, तो इसी के आसपास उन्होंने भी अपने आश्रम बना लिए थे। ध्यान देना है बच्चे, ये सोचते हैं कि रेणुका मंदिर और गायत्री मंदिर एक ही चीज है। गायत्री अलग है, रेणुका अलग है। गायत्री एक माता है जिसको वेदों की माता बोलते हैं, उसका मंदिर रेणुका में है, जिसको बनाया था परायानंद ब्रह्मचारी ने। रेणुका एक झील है और वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी है। ठीक है, तो गायत्री मंदिर अलग है, रेणुका अलग है। बहुत लोगों का मिथ होता है ये, समझ रहे हो? हालांकि आप लोग वहीं के होंगे, आपको शायद पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, पता होगा बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया है। इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, जब ऋषि जमदग्नि बड़े प्यार से रेणुका में निवास कर रहे थे, रेणुका में रह रहे थे, तो उस समय आर्यों का एक राजा था। आर्यों का एक राजा था जिसका नाम क्या था? सहस्त्र अर्जुन। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, मैं लिखवा दूंगा। आर्यों का एक राजा था, कौन था? सहस्त्र अर्जुन। कौन था? सहस्त्र अर्जुन। इसी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? कीर्ति वीर्य। किस नाम से? कीर्ति वीर्य। इसका अनदर नाम क्या है? कीर्ति वीर्य। तो जब परशुराम बड़े प्यार से रेणुका में रह रहे थे, तो उस समय आर्यों का राजा था सहस्त्र अर्जुन। तो सहस्त्र अर्जुन जो है बेटा वो कहाँ आया? सहस्त्र अर्जुन जो है रेणुका आया, रेणुका देखने के लिए आया। तो भाई हमारे हिमाचल में देवभूमि है, तो पहले से ही हमारी ये प्रथा रहती है कि हम
अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं, हम अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं, भगवान का उसको हम एक अंश मानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अतिथि की पूजा करते हैं, बढ़िया सत्कार करते हैं, बढ़िया सेवा करते हैं, अनजान भी होगा तो उसको भी हम शरण देते हैं। तो उसी तरह से ये रेणुका आया तो जमदग्नि ने इसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया, बढ़िया इसका स्वागत किया, इसको बढ़िया इसकी सेवा पानी की बढ़िया। लेकिन यार इसके मन में खोट था, इसने देखा कि ऋषि जमदग्नि के पास एक गाय है और ये ऐसी गाय है जो हर टाइम जब आपका मन करे दूध ले लो आप इससे, ऐसा मैंने सुना है, शायद ऐसा है क्या, जो हर टाइम जो है दूध देती थी। इसके पास एक गाय थी जो हर टाइम दूध देती थी, और ऐसी गाय जो हर टाइम दूध देती है उसको बोलते हैं कामधेनु गाय। तो इसका नाम क्या था, कामधेनु गाय। क्या था, कामधेनु गाय। तो इसने देखा कि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है, तो इसने क्या कर लिया, ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग कर ली कि मुझे कामधेनु गाय चाहिए। जमदग्नि ने कहा जान ले ले पर कामधेनु गाय नहीं दूंगा। कहते दे दे यार, नहीं दूंगा। फिर बहस में क्या होगी, लड़ाई होगी। लड़ाई इतनी होगी बेटा कि सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जमदग्नि का वध किसने किया था, सहस्त्र अर्जुन ने। और जब सहस्त्र अर्जुन ने जमदग्नि का वध किया तो ये आसपास की छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों को जो है आग लगाकर चला गया, झुग्गी झोपड़ियों को नष्ट करके चला गया, और कामधेनु गाय को भी ले गया था। तो जमदग्नि का जो बेटा था वो था ऋषि परशुराम। परशुराम जब तपस्या करके जब वापस आए और उनको ये पता चला कि मेरे पिता की हत्या हुई, तो उनको बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा उनको आया कि उन्होंने जो है आते ही जो है सहस्त्र अर्जुन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, आर्यों के प्रसिद्ध राजा सहस्त्र अर्जुन की हत्या किसने की थी, परशुराम ने। ऋषि जमदग्नि की हत्या किसने की थी, सहस्त्र अर्जुन ने। तो जब ऐसा हुआ तो परशुराम को बहुत गुस्सा आया, परशुराम को बहुत क्रोध हुआ, और उससे बाद वो लंबे समय तक, इनको आर्यों को क्षत्रिय बोलते हैं, लंबे समय तक इन्होंने क्षत्रियों पर अटैक करने शुरू किए। लंबे समय तक क्षत्रियों पर अटैक करते गए, मतलब एक तरह से उनसे ये खुंदक लेते गए। तो ये समय चलता गया, बहुत समय बीत गया। फिर रामायण वाले दिन जो है क्या हुआ था, जब देखा होगा आपने, रामायण में देखा होगा, धनुष तोड़ी थी, तो भगवान राम ने क्या किया था, एक बाण चलाया था, ऐसी कुछ कहानी हुई थी, जिससे कि परशुराम का क्रोध जो है, ब्राह्मणों का क्रोध जो है हमेशा के लिए क्या हो गया था, शांत हो गया था। समझ रहे हो, बताइए। तो ये थी ऋषि जमदग्नि और परशुराम और सहस्त्र अर्जुन की कहानी, जो पेपर में आती है। और पेपर में क्या क्या आएगा अब आप लिखेंगे, लिखो जरा, ऋषि जमदग्नि लिख लिया, बता दिया करो जब लिखते हैं। को कुल्लू के मलाना गांव में जामलू देवता के नाम से पूछते हैं। ऋषि जमदग्नि को कुल्लू के मलाना गांव में जामलू देवता के नाम से पूछते हैं। किस नाम से पूछते हैं, जामलू देवता के नाम से पूछते हैं। लिख लिया, किस नाम से, जामलू देवता के नाम से पूछते हैं। ऋषि जमदग्नि जहां पर निवास करते हैं, ऋषि जमदग्नि जहां पर निवास करते थे, उस स्थान को जामू का टिब्बा कहा जाता है। उस स्थान को जामू का टिब्बा कहा जाता था। यहीं से रेणुका झील सोई हुई स्त्री के समान दिखती है। यहीं से रेणुका झील सोई हुई स्त्री के समान दिखती है। बात समझ रहे हो या नहीं, बताइए ना, बात समझे। यहीं से क्या दिखती है रेणुका झील, लुक लाइक स्लीपिंग लेडी, ऐसा लगता है कि कोई लेडी सोई हुई है, सोई हुई स्त्री के समान जो है रेणुका झील जो है दिखती है। डन। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी। लिखो जरा, आर्य राजा जब सहस्त्र अर्जुन रेणुका आए तो उनका स्वागत जमदग्नि ने किया था। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। उनका स्वागत किसने किया था, उनका स्वागत किसने किया था, ऋषि जमदग्नि ने किया था। किसने किया था उनका स्वागत, उनका स्वागत ऋषि जमदग्नि ने किया था। किसने किया था, ऋषि जमदग्नि ने किया था।
लिखो जरा। सहस्त्र अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। कामधेनु गाय की मांग की। मना करने पर न के पीछे आ की मात्रा, मना करने पर जमदग्नि की हत्या सहस्त्र अर्जुन ने कर दी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए बेटा, वरना पाप लगेगा। ठीक है जी, डन। कोई दिक्कत? और लिखेंगे, क्रोधित होकर परशुराम ने जमदग्नि की हत्या कर दी और सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। लिख लिया? जमदग्नि नहीं, सॉरी यार, किसकी हत्या? हाँ, सहस्त्र अर्जुन की हत्या कर दी और क्रोधित होकर, बता दिया करो, कई बार फ्लो में हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्रोधित होकर क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आज के लिए इतना बहुत है? बताइए, मैं और भी कराने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थक चुके हैं? नहीं थके हैं? देख लो, हैं? करना है और कंप्यूटर की क्लास तो नहीं आप लोगों की? चलो फिर तो क्या ही कर सकते यार। कल हम करेंगे महाभारत काल और हिमाचल, पढ़ के आए तभी कुछ होगा।